नमस्कार। एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन रोज की तरह फिर आपके साथ आया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज के टॉप मोस्ट करंट क्वेश्चन और साथ ही जितने भी करंट क्वेश्चन के जो आसपास की जो घटनाएं होंगी, जितने भी स्टैटिक चीजें होंगी, उसको हम पढ़ेंगे। रोज की तरह हम सबसे पहले क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे कि हमारी जितनी भी जो चीजें रही हैं उसके इतिहास में आज का दिन जो इतिहास है पहले उसको पढ़ेंगे, उसके बाद महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? तो पहला क्वेश्चन ये है कि 1905 में आज ही के दिन लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। 1905 में आपको पता होगा कि लॉर्ड कर्जन ने भारत का बंगाल विभाजन किया था और उन्होंने कहा था कि हम बंगाल का विभाजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बंगाल का सही तरीके से शासन नहीं कर पा रहे। बाद में काफी विरोध हुए, 1912 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद आते हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लच्छू महाराज भारत के प्रसिद्ध तबला वादक रहे हैं और इनका जो है आज ही के दिन क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना 1959 में आज ही के दिन हुई थी। इसके अलावा 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु विस्फोट जो है किया। भारत ने अपना 1974 में किया है, चीन ने अपना पहला परमाणु विस्फोट जो है 1964 में किया था। 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में आज ही के दिन क्या है, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हैं, आपको ये वाला क्वेश्चन इतिहास में जरूर मिल जाएगा। लच्छू महाराज किसकी जो है वाद्य यंत्र से संबंधित है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा चीन के परमाणु बम से और हरगोविंद खुराना के चिकित्सा क्षेत्र के नोबेल से लगभग 15 से 20 बार ये क्वेश्चन एसएससी में आया है और पिछले जो एग्जाम हुए उन सभी में ये पूछे गए क्वेश्चन है, उसके आधार पर है। हाल ही में 6 साल बाद किस राज्य में राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है? आप कहोगे कि सर हमने तो पॉलिटी में ये पढ़ा है कि किसी भी राज्य में अधिकतम 6 महीने तक क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। पर क्या हुआ कि यहां पर कुछ चीजें ऐसी रही जिनको हम लगातार हर 6 महीने चाहिए 6 महीने में बढ़ाते रहे, कानून व्यवस्था सही नहीं हो पाई, इस वजह से इसको जो है लंबा समय लग गया। अब आंसर क्या है, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर में आपको ध्यान हो तो जम्मू कश्मीर में आपका राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया है क्योंकि अभी यहां पर चुनाव हुए हैं और इन चुनाव में क्या हुआ है, इन चुनाव में आपका कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों की जो है क्या बनी है, सरकार बनी है। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है हरियाणा में जो सरकार बनी है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है। और आपको ध्यान रखना है लद्दाख ने अपने नए 5 जिले जो है क्या है, घोषित किए हैं। तो लद्दाख का जो सबसे बड़ा जिला था, अब लद्दाख का वो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला नहीं रहा। अब लद्दाख की जगह अब जो है जैसलमेर आपका जो है सबसे बड़ा जिला हुआ। इसके अलावा अगर बात करेंगे झारखंड में, तो झारखंड में आप कहना कि सर आज चुनाव की जो है वो क्या हो चुकी है, चुनाव की यहां पर घोषणा हो चुकी है। जरा बात करते हैं किसके बारे में, राष्ट्रपति शासन के बारे में थोड़ी सी। तो राष्ट्रपति शासन जो है यहाँ 6 साल से लगा था, अब राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है, ठीक है। और हटाया किसकी वजह से गया है, हटाया गया है वो चुनाव की वजह से। इसके अलावा पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव 10 साल पहले 2014 में यहां पर हुए थे। इसमें क्या था कि पीडीपी और बीजेपी दो पार्टियां थी, पीडीपी और बीजेपी, इन दोनों की बहुमत से सरकार संगठन से इनके मतलब दोनों ने कोलैबोरेशन किया, उसके बाद इनकी सरकार। हुआ क्या कि बीजेपी ने पीडीपी से 2018 में अपना समर्थन वापस ले लिया और पीडीपी की सरकार गिर गई। वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद वहां पर आर्टिकल 370 को आच्छादित किया गया और उसके बाद जम्मू को अलग यूटीएस और लद्दाख को अलग यूटीएस बना दिया गया। ये पूरी चीजें तुम्हें पता है। चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ने मिलकर जो है 49 सीटें जीती हैं, जिस आधार पर यहां पर क्या हुआ है, सरकार बनने के बाद यहां क्या हुआ है, यहां जो है राष्ट्रपति शासन हटा है।
आपका आर्टिकल 356 क्या कहता है कि आर्टिकल 356 ये कहता है कि राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है क्या लगा सकता है। अगर यहां पर ऐसा आभास हो कि कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, सरकार के पास किसी के बहुमत नहीं है, तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर आप कह सकते हैं राष्ट्रपति शासन लग सकता है। राष्ट्रपति शासन आपका जो लगता है वो केवल 6 माह के लिए लगता है और हर 6 माह में आपको जो है ये क्या करना पड़ता है, हर 6 माह में ये बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, हर 6 माह में क्या करना पड़ता है, इसको बढ़ाना पड़ता है। इसके अलावा यहां क्या होता है कि अधिकतम इसको 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। उसके बाद क्या हुआ कि यहां पर कानून व्यवस्था का हवाला देकर, आपको ध्यान रखना है किसका, कानून व्यवस्था का हवाला देकर जो है क्या किया गया, यहां पर यह बात की गई कि साहब हम जो है सही तरीके से चुनाव नहीं करा सकते। चुनाव आयोग ने भी जो है ये बात कही कि अभी चुनाव करने की स्थिति नहीं है, इसलिए यहां चुनाव नहीं होंगे। फिर सरकार ने भी थोड़ा हाथ खींचा, चुनाव आयोग और सरकार दोनों ने स्थिति को सामान्य होने तक जो है यहां चुनाव नहीं कराए। इसके अलावा ध्यान रखना है कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन आपका जो लगा था पंजाब में लगा था। कहां लगा था, पंजाब में सबसे पहले आपका राष्ट्रपति शासन लगा था। और भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा आज तक जो सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन लगा है वो पंजाब में ही लगा है, 10 साल। ठीक है, कहां लगा है, पंजाब में ही लगा है। अब अगले और जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर का विलय भारत में 26 अक्टूबर 1947 में हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश ये 5 अगस्त 2019 को बना था। यहाँ के राष्ट्रीय पशु की अगर बात करें तो हंगुल कश्मीरी मृग यहाँ का क्या है, राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पक्ष की जो है पेड़ की अगर बात करें तो पेड़ यहाँ का चिनार है। और अगर राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो काला तीतर यहाँ का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। इसके अलावा विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ 90 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा अगर बात करें लोकसभा सीटों की तो 6 लोकसभा सीटें हैं। और उपराज्यपाल आपको पता ही है कि मनोज सिन्हा यहाँ के जो है वो क्या है, उपराज्यपाल है। मनोज सिन्हा यहाँ के क्या है, मनोज सिन्हा मेरे भाई यहाँ ध्यान रखना है आपको, मनोज सिन्हा यहाँ के उप राज्यपाल है। अगले क्वेश्चन में आते हैं तो ध्यान रखना है कि 2024 में बीजेपी के द्वारा यहाँ पर 29 सीटें जीती गई हैं। और विशेषकर जो जितना भी जम्मू वाला क्षेत्र था, इस जम्मू वाले क्षेत्र में कुल 30 सीटें थी। और इन 30 सीटों में से 31 सीटें थी। 31 सीटों में से 29 जो है वो जीती बीजेपी और 2 जीती कांग्रेस। कश्मीर में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला और सारी आपकी जो है कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जो है क्या ले गए, यहां पर सारी सीटें ले गए। पीडीपी को यहां पर केवल अब की बार 3 सीटें मिली हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने यहां पर अपना खाता खोल दिया है और आम आदमी पार्टी को यहां पर 1 सीट मिली है। कितनी सीट मिली है, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में एक बड़ा एक बदलाव है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जातिगत जनगणना करने वाला उत्तर जो है भारत का कौन सा राज्य जो है जातिगत जनगणना करवाने की घोषणा की है। तो सबसे पहले जातिगत जनगणना आपकी जो कराई थी, आपको पता होगा कि भारत में सबसे पहले जो घोषणा की गई वो की गई बिहार के द्वारा। दूसरे नंबर पर जो है वो किसके द्वारा की गई, दूसरे नंबर पर की गई आंध्र प्रदेश के द्वारा। और अब तीसरे नंबर की बात आई है तो तीसरा ऐसा राज्य बना है तेलंगाना, जिसने ये घोषणा कर दी है कि मैं अपने राज्य में जातिगत जनगणना करा कर रहूंगा, जिससे जितना आरक्षण है जिसको मिलना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या है उसके आधार पर उसको आरक्षण देकर हम रहेंगे। उसके लिए जातिगत जनगणना कराई गई है। बिहार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार ने 2023 में ही क्या बोल दिया था कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। इसके दोनों चरण पूरे हो चुके हैं पर अभी इसका ऑफिशियल डाटा सामने नहीं आया। दूसरी बात करें तो दूसरी बात यह है कि आंध्र प्रदेश में अभी जो है ये चरण पूरे हुए हैं और आंध्र प्रदेश ने ये कहा है कि हम जल्दी ही अपना डाटा जो है पब्लिश करेंगे। और इसी श्रेणी में तीसरा राज्य जो है वो क्या हुआ है, तेलंगाना हुआ है। उसने भी बोल दिया कि हम क्या करने वाले हैं, हम अपना जो है जातिगत जनगणना करने वाले हैं। ध्यान रखने वाली बात है 2023 में मैंने ये बता दिया है, दूसरा आंध्र प्रदेश है। और इसके अलावा तीसरा जो है तेलंगाना ने तो ये भी कह दिया है कि 60 दिन में जनगणना जो है वो क्या हो जाएगी, 2 चरण में, 2 चरण इसके किए जाएंगे। 2 चरण में जो है ये पूरी तरीके से कर ली जाएगी। उसके बाद ये जानकारी इसने दे दी है।
इसके बाद ध्यान रखेंगे जनगणना की बात करें तो आर्टिकल 246 के तहत जनगणना को अगर देखा जाए तो आपका यूनियन लिस्ट का जो है ये क्या है, आपका यूनियन लिस्ट का जो है ये एक सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट का एक सब्जेक्ट है। भारत में पहली बार जनगणना अगर आपसे पूछी जाए किसके द्वारा कराई गई, तो भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में कराई गई थी। दुनिया में सबसे पहले जनगणना अगर पूछा जाए तो इंग्लैंड में कराई गई है। उसके बाद इंग्लैंड को देख देख के पूरी दुनिया ने जनगणना करनी सीखी है। भारत में अगर आपसे पूछा जाए नियमित जनगणना किसके समय हुई, तो नियमित जनगणना 1881 से आप ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर 10 वर्ष के अंतराल पर जो है यहां पर क्या होती है, जनगणना होती है। अब की बार क्या था कि 2021 में जो है क्या होनी थी, 2021 में जनगणना होनी थी। तो 2021 में क्या हुआ, 2021 में कोविड के कारण, आपको ध्यान रखना है कि किसके कारण, कोविड के कारण जनगणना नहीं हो पाई। और अब जो है ऐसा कहा जा रहा है कि 2025-26 में जो है क्या होगी, जनगणना होगी। और इस जनगणना में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और इसी समय भारत में जो है क्या होगा, परिसीमन भी आएगा, परिसीमन आयोग भी आएगा। और इस परिसीमन आयोग से आपको ध्यान रखना है कि भारत में लोकसभा और राज्यसभा सीटों को जो है क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। और साथ में जितनी भी विधानसभा सीटें हैं उनको भी क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। अभी हम 1971 की जनगणना के आधार पर जो है अपनी जो है क्या कर रहे हैं, 1971 की जनगणना के आधार पर अपनी सीटों के जो है चुनाव हम करा रहे हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है भारत में सबसे पहले जो जनगणना कराई गई थी तो जेम्स प्रिंसेप, ये वही वाला आदमी है जिसके द्वारा अशोक के अभिलेख पढ़े गए थे 1837 में। 1837 में इस आदमी ने, जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था, अशोक के अभिलेख भी पढ़े थे। और इसी आदमी ने सबसे पहले इलाहाबाद शहर में जो है क्या करी थी, जनगणना भी करी थी। इलाहाबाद के बाद दूसरे नंबर पर वाराणसी में जो है क्या हुई थी, जनगणना हुई थी। ठीक है, तो जनगणना से मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन बताए हैं। ठीक, तो आप जुड़े रहिए और सारी चीजों को देखते रहिए। आपको इतने सारे स्टैटिक के क्वेश्चन करा दूंगा कि आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आप कहोगे कि एक भी क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आया। इसमें आपको ध्यान रखना है कि एएलटी पर्यावरण फिल्म महोत्सव 2024 के लिए जूरी सदस्य नियुक्त किसे किया गया है। तो आपको पता चल ही रहा होगा, देखने से आपने बता ही दिया कि सर इनका नाम क्या है, इनका नाम तो दिया मिर्जा है। और दिया मिर्जा जो है वो जानी जाती है पर्यावरण कार्यक्रम के लिए और जानी जाती है कि इन्होंने काफी बड़ी मात्रा में जो है पर्यावरण के लिए जागरूकता फैलाई है। तो उसके आधार पर इनको जो है एएलटी पर्यावरण फिल्म महोत्सव में क्या किया गया है, इनको जो है जूरी सदस्य नियुक्त किया गया है। मिथुन चक्रवर्ती की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती को जो है आपको पता ही है कि इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको जो है दिया गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए शाहरुख खान, तो आपको पता होगा कि जो अभी हाल ही में आपके आईफा अवार्ड हुए थे तो उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है वो किसको मिला है, शाहरुख खान को। विराट कोहली की अगर बात करें तो टैक्स देने की अभी जो लिस्ट आई थी तो उसमें टैक्स देने के मामले में भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई था तो वो कौन था, विराट कोहली था। ठीक है, मैंने सबको थोड़ा थोड़ा विश्लेषित किया है। एएलटी के बारे में जरा बात करते हैं। एएलटी का मतलब होता है ऑल लिविंग थिंग्स, ईएफएफ का मतलब होता है एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल। इसको साथ में कई बार आपका एएलटी ईएफएफ भी कहा जाता है। तो कई बार आप कंफ्यूज ना हो, इसको अलग अलग भी पूछ लेता है, एक बार भी पूछ लेगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ जो ज्यूरी सदस्य चुना गया है वो किसको, दिया मिर्जा को चुना गया है। साथ ही में ध्यान रखेंगे कि ये एक ऐसा मंच है जो पर्यावरण संबंधी जो फिल्में होती हैं उनको इस मंच पर प्रदर्शित किया जाता है। इसमें अब की बार टोटल 72 फिल्में दिखाई गई हैं पूरी दुनिया की। उन 72 फिल्मों में से जो है 38 फिल्में जो है वो कहां की हैं, भारत की है। ध्यान रखना है, टोटल फिल्में कितनी दिखाई गई हैं, तो टोटल फिल्में इसमें 72 दिखाई गई हैं, उसमें से 38 फिल्में जो है वो किसकी हैं, भारत की है।
ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए पर्यावरण को लेकर, आपका पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण दिवस आपको पता ही है कि पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा आपका अगर आपसे पूछा जाए, चलो आप देखता हूं कौन बताएगा इस क्वेश्चन को कमेंट में, कि ग्रीन नोबेल किसको कहा जाएगा। ग्रीन नोबेल अब की बार जो है मिश्रा जी को जो है ये मिला है। तो आपको बताना है, जो पुराने स्टूडेंट है वो देख रहे हैं कि ग्रीन नोबेल 2024 का किसको मिला है, और नाम में उनके मिश्रा है। मैं आपको इतना हिंट दे रहा हूं, आपको जो है ये करना ही है कमेंट में कि सर ग्रीन नोबेल किसको कहा जाएगा। अगला एक क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य दिवस 2024 कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस 2024 कब मनाया जाएगा, आपको पता है कि सर 15 अक्टूबर में क्या होगा, मैंने कल पढ़ा है, अभी था आपको 15 अक्टूबर में, 15 अक्टूबर में आपका अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाएगा। ठीक है ना, आपको ये वाली बात याद है, अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस जो है इस दिन मनाया जाएगा। 10 अक्टूबर में इसमें मनाया जाता है क्या, इसमें मनाया जाता है आपको राष्ट्रीय डाक दिवस। ठीक है, इसमें क्या मनाया जाएगा, राष्ट्रीय डाक दिवस। 9 अक्टूबर में क्या मनाया जाएगा, तो आप कहोगे कि सर इसमें मनाया जाएगा अंतरराष्ट्रीय डाक दिवस। इसके अलावा 16 अक्टूबर की बात करें तो यहां पर आपका जो है क्या मनाया जाएगा, यहां पर आपका विश्व खाद्य दिवस जो है वो मनाया जाएगा। यहां पर आपका क्या मनाया जाएगा, विश्व खाद्य दिवस आपका मनाया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अब की बार जो विश्व खाद्य दिवस रहा है इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है कि भोजन का अर्थ विविधता, पोषण, सामर्थ्य और सुरक्षा। अभी आपको मैंने 2 दिन पहले एक आपका हंगर इंडेक्स आया था, उस हंगर इंडेक्स को खाद्य दिवस से पहले ही हर बार लॉन्च किया जाता है। अब की बार भारत 127 देशों में कितने, 105वें नंबर पर आया है। 127 देशों में कौन से नंबर पर, 127 देशों में 105वें नंबर पर आया है। पिछली बार हमारा जो रैंक थी 107 थी। पहली बार विश्व खाद्य दिवस आपका 1979 में मनाया गया था। यूएन का जो आपका FAO संगठन है आपका, तो ये आपका इसके स्थापना की याद में आपका मनाया जाएगा। इस समय FAO के अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए कौन है, तो डॉक्टर कोची। डॉक्टर कोची जो है वो आपके क्या है, FOA के अध्यक्ष है। FAO के अध्यक्ष जो है वो क्या है, आपके डॉक्टर कोची है। ठीक है, फूड अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन आपका इसका FAO को कहा जाएगा। डॉक्टर कोची जो है इसके क्या है, अध्यक्ष है। उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए इसका क्या है, कि दुनिया को भूखमरी से बचाना और कुपोषण को दूर करना। दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जनसंख्या 10 गुना के सिद्धांत से बढ़ती है, और जनसंख्या धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे आने वाले समय में खाने की समस्याएं आने वाली हैं। उन खाने की समस्याओं से दुनिया को कैसे बचाया जाए, उसके लिए जागरूकता करनी है। जो लोग भोजन जो है क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, उस भोजन को वेस्ट ना करें, उसको सही तरीके से, सुयोजित तरीके से जो है उपयोग में लाए। यही इसका जो है क्या है, उद्देश्य है। ध्यान रखना है, विश्व खाद्य दिवस आपका 16 अक्टूबर है। दुनिया में सबसे ज्यादा भूखमरी के मामलों में अफ्रीका और एशिया की स्थिति सबसे ज्यादा जो है नाजुक है। भारत ने किस देश से अपने उच्चायुक्त वापस बुला लिए हैं, भारत ने किस देश से अपने उच्चायुक्त जो है वो वापस बुला लिए हैं। तो आपको ध्यान रखने वाली बात ये है, तो अभी आपको मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री लाओस में जो है वो क्या गए थे, लाओस में बैठक करने के लिए जो है यहां पर गए थे। और हुआ क्या, यहां पर आपके कनाडा के साथ, किसके साथ, कनाडा के साथ जो है वो रिश्ते जो है पूरी तरह क्या हो गए, बिगड़ गए। यहां होता क्या है कि भारत ने फिर वही जो है अपना पुराना वाला जो है एक इनसे कॉन्सेप्ट पूछा कि आपने जो भारत के पुराने जो जितने भी जो वीजा सिस्टम थे उनको जो है उनमें बदलाव किया है, उसमें सुधार की बात करी गई। तो इन्होंने क्या कहा कि हरदीप सिंह निज्जर को जो है भारत सरकार के द्वारा मरवाया गया है, और भारत के जो एजेंट हैं इन एजेंटों के द्वारा जो है इसको मारा गया था। नरेंद्र मोदी इस बात पर नाराज हो गए, और नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने हमारे किसी भी एजेंट के द्वारा निज्जर को मरवाया नहीं गया है।
इसी बात पर जो है कनाडा के जो ट्रूडो हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो भी नाराज हो गए और दोनों की बातचीत पूरी तरह बंद हो गई। देखते ही देखते क्या होता है कि फिर कनाडा का एक जजमेंट आता है और वो ये कहता है कि भारत के जो उच्चायुक्त हैं उनको क्या कर दिया जाता है, वहां से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहां से जैसे ही भारत के 2 उच्चायुक्तों को निष्कासित किया जाता है, तभी भारत सरकार की तरफ से एक निर्णय लिया गया और कनाडा के जितने भी उच्चायुक्त हैं सभी को निष्कासित किया गया और अपने जितने भी जो उच्चायुक्त में जो कार्यालय था, सभी कर्मचारियों को उन्होंने जो है वापस बुला लिया और कहा कि कल की फ्लाइट पकड़कर आप वापस आ जाओ। दरअसल क्या है, दोनों देशों के बीच अगर ये मामला रहा, दोनों देशों के बीच अगर ये मामला लंबा खिंचा, तो जितने डिप्लोमेटिक रिश्ते थे, ये भारत और कनाडा के पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। कनाडा के बारे में जानते हैं तो कनाडा आपको पता ही है कि आप कहोगे कि सर क्षेत्रफल के आधार पर ये दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा देश है, दूसरा बड़ा देश है। इसके अलावा आपको ये भी आपको पता होगा कि कनाडा जो है दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में एक श्रेणी में आता है कि दुनिया के सबसे सुरक्षित देश जो हैं वो कनाडा जैसे ही बनना चाहते हैं। राजधानी की अगर बात करें, राजधानी इसकी ओटावा है। मुद्रा की अगर बात करें तो मुद्रा यहां पर डॉलर चलता है। क्या चलता है? मुद्रा डॉलर है। और प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री यहाँ के क्या है? जस्टिन ट्रूडो यहाँ के क्या है? प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि यहां पर आपका एक पार्क है जिसको कहा जाएगा वुड वुफेलो पार्क। क्या कहा जाएगा? वुड वुफेलो पार्क। अगर आपसे पूछा जाए कहां पर है तो वुड वुफेलो पार्क आपका है कहां पर, तो आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे सर ये कनाडा में है। इसके अलावा आपका जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है जिसको कहा जाएगा वाडा, वाडा का जो हेडक्वार्टर है, वाडा का हेडक्वार्टर भी जो है वो कहां पर है? कनाडा में है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? आपने सुना भी होगा महान झील। महान झील को मैं बार बार बच्चों से कहता हूं कि आपको याद करना है तो एच होम्स के नाम से इसको याद कर लेना। एस होम्स के नाम से ये सारी महान झील का क्रम आप याद कर लोगे। तो एच से हो जाता है ह्यूरोन और ओ से जो है एच से हो जाएगा ह्यूरोन, एस से हो जाएगा सुपीरियर, ओ से हो जाएगा ओटारियो और एम से हो जाएगा मिशिगन और ई से हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ई से हो जाएगा आपका एरी। तो आप एच होम से जो है क्या कर सकते हैं? यहाँ की महान झील है उनका क्रम याद कर सकते हैं। कनाडा की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम क्या है? ग्रेट बैरियर है। कनाडा की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम क्या है? ग्रेट बैरियर है। और कनाडा की ये बात चल रही है किसकी? दुनिया की नहीं, ये बात चल रही है कनाडा की। तो कनाडा की सबसे बड़ी गर्म पानी की झील जो है उसका नाम क्या है? ओसोयोस झील है। क्या नाम है? ओसोयोस झील जो है वो गर्म पानी की झील है। आपको ध्यान रखना है। और दुनिया की सबसे मीठे पानी की झीलों में शुमार कौन सी है? सुपीरियर झील जो है वो अमेरिका और कनाडा की जो है कहां पर है? सीमा पर है। ठीक, तो कनाडा के बारे में आपने इतना सारा कुछ जान लिया है। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर है बढ़ने पर, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर कौन सी योजना लागू की जाती है? दरअसल हर साल क्या होता है कि दीपावली का जो समय होता है, लगभग आप ये मानिए कि अक्टूबर के बाद, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में दिल्ली में क्या होता है, जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे जो वहां का AQI है वैसे वैसे खराब होना शुरू हो जाएगा। तो दिल्ली की सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या किया है? यहाँ पर एक योजना शुरू की है जो पिछली बार भी करी थी, अब की बार भी ग्रेप योजना को क्या किया गया है? शुरू किया गया है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरी तरीके से यहाँ पर जो है धुंध छा गई है, लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, इरिटेशन होने लगी है आंखों में और लोगों को जो है फेफड़ों की समस्याओं का भी सामना कर रहा है। तो सरकार इन सब से बचाव के लिए, मैंने थोड़े दिन पहले आपको एक चीज पढ़ाई भी थी कि जहां जहां पर पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ रहा है तो सरकार अब की बार ये चाह रही है कि यहाँ आतिशी मार लेना ये कोशिश कर रही है कि क्या करवा दी जाए? कृत्रिम वर्षा करवा दी जाए जिससे जो है प्रदूषण थोड़ा नियंत्रित हो। पर कृत्रिम वर्षा करवाना एक अपने आप में चैलेंज का काम है, क्योंकि कृत्रिम वर्षा यहां तभी हो पाएगी जब नासा जो है क्या कर देगा? कृत्रिम वर्षा की क्या कर देगा? वो सॉरी, नासा कह रहा हूं, इसरो जो है परमिशन दे देगा। इसरो ने अभी तक परमिशन दी नहीं है, इसलिए वो कृत्रिम वर्षा नहीं करवा पाई और उन्होंने जो है क्या कर दिया? ग्रेप योजना को शुरू कर दिया। ग्रेप योजना के बारे में समझे तो ग्रेप का मतलब क्या है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान।
ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान में क्या होगा कि इसमें ग्रैप वन की पाबंदियां लगाई गई है। मतलब कि जितने भी पटाखे जैसे जो पटाखे होंगे वो क्या होंगे, पूरी तरीके से 1 जनवरी तक क्या कर दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे। ना तो कोई कंपनी इनको बना सकती है, ना ही क्या कर सकती है यहां पर बेच सकती है, ना ही कोई यहां पटाखे फूंक सकता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इनके भंडारण, बिक्री और उत्पादन सभी पर जो है रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ में जितने भी कोयला और जलाऊ लकड़ी है उनके उपयोग पर पूरी तरीके से क्या लगा दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। अभी यहां पर सर्दी वर्दी ज्यादा हो नहीं रही है, तो यहां क्या है कि किसी भी तरह की कोई लकड़ी जलाता हुआ कोई व्यक्ति, कोयला जलाता हुआ कोई व्यक्ति दिल्ली में दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा जितने भी जो पुराने डीजल वाहन है, पेट्रोल और डीजल वाहन है, कौन से वाहन है, पेट्रोल और डीजल वाहन है, उन पेट्रोल और डीजल वाहनों पर क्या की जा रही है, सख्त नजर रखी जा रही है कि इनसे अगर धुआं उठता दिखाई दे तो इनको चालान करके इनको कारबेज में ही क्या कर दिया जाए, शामिल कर दिया जाए। इन सारी चीजों से क्या कर रही है सरकार, जो है लड़ रही है। इसमें आपको एक शब्द सुनने को मिला है इस सारी लड़ाई में, जिसका नाम क्या है, AQI। जरा AQI के बारे में चर्चा करते हैं। AQI क्या है? AQI आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है। दरअसल ये इंडेक्स क्या होता है, 6 रंग में कोडित श्रेणियां जो है इसमें होती है। तो 6 रंग में ये बताता है कि यहाँ की हवा सबसे साफ है, यहाँ रहने लायक है। तो 6 श्रेणियों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑरेंज तक तो मामला सही रहता है। यहां आपका रेड जोन में दिल्ली पहुंच चुका है और दिल्ली का जो AQI है वो लगभग 270 जो है वो क्या कर चुका है, क्रॉस कर चुका है। किसी भी शहर का अगर रहने लायक अगर आप वायु को समझे तो उसका AQI मान कम से कम 100 होना चाहिए या 100 से कम हो। अगर 100 से ज्यादा होता है तो आप ये मान सकते हैं कि यहाँ की जो हवा है, यहाँ की हवा जो है वो कैसी है, अस्वस्थ यहाँ की क्या है, हवा है। अब आप तुलना कीजिए कि 100 से ऊपर जैसे ही आप 105 पर जाओगे तो अस्वस्थ हवा हो जाएगी। पर दिल्ली का जो AQI है वो कहां तक पहुंच चुका है, 270 तक पहुंच चुका है। तो सामान्य व्यक्ति इतना पॉल्यूशन अपने फेफड़ों से सहन कर रहा है जैसे कोई व्यक्ति एक दिन में 10 सिगरेट पी रहा हो। इतना जोर व्यक्ति के वहां रहने वाले व्यक्ति और बच्चों के फेफड़ों पर पड़ रहा है। ये बहुत सोचने वाली बात है। सरकार इसका सामना कर रही है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की अगर बात करें तो मोसबे साउथ अफ्रीका का जो है ये दुनिया का 2024 में सबसे जो है प्रदूषित शहरों में एक है। एक आपका रेजिया वान जो है वो चीन का है, ये भी प्रदूषित है दूसरे नंबर पर। एक रेनक्यू शहर है चीन का, ये भी प्रदूषित है। एक आपका हुलुदाओ शहर है, ये भी चीन का जो है टॉप 5 प्रदूषित शहर है। अगर भारत की अगर बात करें तो भारत का इसमें आपकी बार गाजियाबाद, कौन सा, गाजियाबाद, गाजियाबाद को जो है सबसे गंदी हवा के मामले में जो है पहला स्थान मिला था। अभी मैंने आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताया था, तो उसमें जो बड़े शहरों की श्रेणी में भारत में सबसे अच्छी जो हवा बताई गई है वो किसकी बताई गई है, गुजरात के आपके कुछ शहरों की हवा सबसे अच्छी बताई गई है। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से हैं तो जो 1 लाख से कम जनसंख्या वाले हैं, 1 लाख से 3 लाख तक है, वो सर्वश्रेष्ठ जो हवा वाले, साफ हवा वाले है वो है आपका रायबरेली। ठीक है, कौन है आपका, रायबरेली। अब की बार जो अप्रत्याशित सुधार देखने को मिला है हवा की गुणवत्ता में, उसमें आगरा का नाम जो है सबसे ऊपर है। आगरा ने सबसे ज्यादा काम किया है कि वहां पर कंट्रोल की गई है वायु प्रदूषण को लेकर चीजें। ठीक है, और इसमें भारत का गाजियाबाद आपको ध्यान रखना है सबसे प्रदूषित शहरों में से एक रहा है एयर क्वालिटी के मामले में। नासा का यूरोपा क्लिपर यान किस ग्रह के चंद्रमा की ओर रवाना हुआ है? आज जो है अभी 4-5 घंटे पहले क्या हुआ है, आप कह सकते हैं कि एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स की अगर बात करें तो एलन मस्क की कंपनी जिसका नाम स्पेस एक्स है और नासा, इन दोनों ने मिलकर जो है एक अपना यान बनाया जिसका नाम है यूरोपा क्लिपर। यूरोपा क्लिपर को बृहस्पति, किसकी, बृहस्पति की जो कक्षा है, जो उसके चंद्रमा है, उसका जो है अध्ययन करने के लिए अपना एक यान भेजा है। ये यान क्या करेगा, लगातार 6 साल तक जो है 290 करोड़ किलोमीटर की यात्रा जो है वो 6 साल में ये पूरी करने वाला है। और इसमें क्या होगा कि यहां बृहस्पति का जो चंद्रमा है जिसका नाम है क्लिपर,
अब वो क्या करेगा, उस पर समंदर और वहां पर जो जीवन की जो है खोज करने की ये जो है कोशिश करेगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि सौर मंडल में आपके जो 8 ग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है, बृहस्पति है। बृहस्पति जो है मुख्य रूप से कई बार पूछा जाता है कि बृहस्पति मुख्य रूप से किस चीज का बना है, तो कहोगे कि सर ये हाइड्रोजन का बना हुआ है। इसके अलावा बृहस्पति को देवगुरु के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पति को किस नाम से, देवगुरु के नाम से भी जाना जाता है। और इसके उपग्रह या कई बार पूछा जाएगा चंद्रमा, इसके उपग्रह या चंद्रमा की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी है, उपग्रह या चंद्रमा की संख्या 95 है। इस समय सबसे ज्यादा जो उपग्रह अगर किसी के हैं तो वो शनि के हैं, सैटर्न के हैं, ठीक है, इसको जुपिटर कहेंगे। और सैटर्न के सबसे ज्यादा हैं। सैटर्न के अगर आपसे पूछे जाए कितने उपग्रह हैं तो आप कहोगे 146 प्लस उपके क्या है, उपग्रह है। पृथ्वी का आपका जो है एक ही उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। आपका मैंने आपको बताया भी था थोड़े दिन पहले कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा के अलावा नवंबर और अक्टूबर महीने में एक छोटा सा क्षुद्र ग्रह जिसका नाम क्या होगा, T5, वो क्या कर रहा है, पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। और इस समय आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के इन 2 महीनों में 2 उपग्रह रहने वाले हैं। इसके अलावा आप और क्या पूछ सकते हैं, तो आप ये कहेंगे कि सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो शुक्र जो है वो क्या है, सबसे गर्म ग्रह है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है तो आपका जो सबसे ठंडा ग्रह है वो क्या है, आपका वरुण है। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, आपका वरुण जो है वो क्या है, सबसे ठंडा ग्रह है। इसके अलावा कई बार पूछा जा सकता है कि मार्स या मंगल जो है, इस मार्स या मंगल के उपग्रह कितने हैं, तो आप कहोगे सर 2 हैं। एक का नाम क्या है, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम क्या है, एक का नाम है डीमोस। इसके 2 उपग्रह हैं जिसका नाम क्या है, फोबोस और डीमोस। बात करते हैं नासा की, तो नासा की फुल फॉर्म आपको पता ही है, नेशनल एरोनॉटिक्स आपकी स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये अगर आपसे पूछा जाए कहां की संस्था है तो आप बताओगे कि सर ये यूएसए की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसके अध्यक्ष 2 साल पहले जो है बिल नेल्सन को बनाया गया था। ये एक जो है अंतरिक्ष यात्री हैं, अभी लंबे समय तक यही इसके अध्यक्ष बने रहेंगे। जैसे ही कोई बदलाव होगा आपको बता दिया जाएगा। तो क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हॉकी इंडिया लीग हर बार होती है। हॉकी इंडिया लीग आपको पता होगा कि 2013 से हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कराया जाता है। तो हॉकी इंडिया लीग के ऑक्शन में सबसे महंगा खिलाड़ी अब की बार कौन बिका है, तो इस समय भारतीय टीम के कप्तान जिनका नाम क्या है, हरमनप्रीत सिंह, ये भारतीय टीम के क्या हैं, आपके कप्तान हैं। और ये जो है मिडफील्डर खेलते हैं और ये जो है इस साल सबसे ज्यादा महंगे खिलाड़ी जो है बिके हैं। आपको पता होगा कि एशियन जो हॉकी चैंपियनशिप हुई थी, उस एशियन हॉकी चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा गोल करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो कौन था, हरमनप्रीत सिंह ही थे जिन्होंने सबसे ज्यादा गोल किए थे। आपको पता होगा कि अभिषेक जो है, आप बता दो तो ये दूसरे महंगे खिलाड़ी हैं, जो दूसरे नंबर पर सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं। संदीप सिंह जो है ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं और इनको कई बार पूछा जाता है कि इनको फ्लिकर सिंह के नाम से, किसके नाम से, फ्लिकर सिंह के नाम से इनको जो है जाना जाता था। दुनिया में संदीप सिंह से ज्यादा तेज फ्लिक आज तक किसी खिलाड़ी ने नहीं किया है। पीआर श्रीजेश की अगर बात करें तो पीआर श्रीजेश भारत के जो है ये क्या रहे हैं, गोलकीपर रहे हैं। और इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन्होंने संन्यास लिया है और साथ साथ में आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि ये भारतीय हॉकी टीम के नए कोच भी बने हैं। और इसके अलावा कुछ और बात करते हैं तो हॉकी इंडिया लीग के ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी ये बिकी गए। नीलामी में कुल 54 खिलाड़ियों की बोली लगी, जिनमें से 18 जो है अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी रहे। 18 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की भी बोली लगी है।
भारतीय हॉकी संघ की अगर बात करें तो भारतीय हॉकी संघ की स्थापना 1925 में हुई है। और आपको ध्यान रखना है कि हॉकी को ओलंपिक में, आपको ध्यान रखना है, तो आप ये कहोगे कि सर हॉकी को ओलंपिक में, हॉकी को ओलंपिक में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे कि 1908 में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। वर्तमान में भारतीय हॉकी संघ की अगर बात करें तो भारतीय हॉकी संघ, जिसको इंडियन हॉकी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा या भारतीय हॉकी संघ कह सकते हैं, इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है, दिलीप तिर्की हैं। इसमें कुछ आपको बात ध्यान रखनी है, किन भारतीयों को जो है खरीदा गया है। हरमनप्रीत सिंह को जो है सूरमा हॉकी क्लब ने 78 लाख रुपए में खरीदा है। अभिषेक को सराची रार बंगाल टाइगर्स के द्वारा 72 लाख रुपए में खरीदा गया है। हार्दिक सिंह को यूपी रुद्रास ने 70 लाख रुपए में खरीदा है। अमित रोहिदास को जो है तमिलनाडु ड्रैगन्स ने 48 लाख रुपए में खरीदा है। और जुगराज सिंह को सराची रार बंगाल टाइगर्स के द्वारा 48 लाख रुपए में, क्या है, 48 लाख रुपए में इनको खरीदा गया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इसमें कुल टीमें कितनी हैं, तो इसमें 8 टीमें हैं। पहले नंबर पर हैदराबाद, दूसरे पर सूरमा, तीसरे पर आपका सराची रार बंगाल टाइगर्स, तीसरे पर चौथे पर आपकी दिल्ली एसजी पाइपर्स है, पांचवें पर आपकी तमिलनाडु ड्रैगन्स है, छठे पर आपकी यूपी रुद्रास, सातवें पर आपकी जो है वो क्या है, कलिंग लांसर, और आठवें पर आपकी क्या है, टीम गोनसिका। ये इसकी महत्वपूर्ण टीम है। कई बार आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि ये कौन सी टीम जो है किस खेल के लिए जानी जाती है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और जरा ध्यान रखना इसमें कि अब की बार जो पेरिस ओलंपिक हुए हैं, पेरिस ओलंपिक में आपको ध्यान रखना है कि पेरिस ओलंपिक में क्या किया है, भारत ने आपका कांस्य पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक में भारत ने कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है कि एशिया वुमेन हॉकी चैंपियनशिप, एशिया वुमेन हॉकी चैंपियनशिप की अगर बात करें कि इसका आयोजन जो है वो कहां पर होगा, तो आप बता सकते हैं कि इसका आयोजन जो है वो कहां पर होगा, आपका बिहार में होगा। कहां पर होगा, बिहार में होगा। और इसका आयोजन राजगृह में होगा। कहां पर होगा, राजगृह में। अभी यहां पर आपको पता भी होगा कि इसका शुभंकर जो है वो घोषित कर दिया गया है। और इसका शुभंकर किसको बनाया गया है, इसका शुभंकर गुड़िया जो है, एक चिड़िया है वहां की, उस चिड़िया से प्रेरित होकर वहां की गुड़िया नाम का शुभंकर जो है बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किन 2 राज्यों में चुनाव की घोषणा की गई है। दरअसल आपको ये दिख रहे होंगे, तो ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिनका नाम क्या है, राजीव कुमार है। राजीव कुमार के द्वारा घोषणा की गई है कि महाराष्ट्र और झारखंड में जो है क्या करा दिए जाएंगे, 23 नवंबर तक चुनाव करा दिए जाएंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में क्या करा दिए जाएंगे, 23 नवंबर तक चुनाव करा दिए जाएंगे। यहां ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण में चुनाव होगा। और इसके अलावा झारखंड में जो आपकी 84 सीटें होंगी, उसमें जो है 2 अलग अलग जो है क्या हो जाएंगे, 2 जो है आपके फेज में वहां पर चुनाव करा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है। साथ ही में अलग अलग राज्यों की 47 विधानसभा सीट, और इसके अलावा जो आपकी एक लोकसभा सीट है जो केरल की है, जो आपको पता होगा, जिस सीट का नाम क्या है, वायनाड सीट। वायनाड सीट आपको पता ही है कि राहुल गांधी अब की बार 2 जगह से चुनाव लड़े थे, एक रायबरेली से और एक आपके जो है कहां से चुनाव लड़े थे, एक वायनाड से। तो उन्होंने वायनाड की सीट को छोड़ दिया था। और अब वायनाड की सीट पर अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ है कि एक प्रियंका गांधी, ठीक है, प्रियंका गांधी को जो है क्या किया गया, प्रियंका गांधी को वहां का कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया गया है। ठीक है, अगला अगर आपसे पूछा जाए महाराष्ट्र के बारे में तो आप समझना कि महाराष्ट्र की स्थापना 1960 में हुई है। विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो 288 है, लोकसभा सीट यहां पर 48 है, राज्यसभा सीट 19 है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, सीपी राधाकृष्णन है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड आपको पता ही है कि आपका मध्य प्रदेश से कटकर जो है, बिहार से कटकर झारखंड आपका बना था।
और इसमें 81 जो है विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा सीट इसमें 14 हैं और राज्यसभा सीटें इसमें 6 हैं। राज्यपाल इसके अगर पूछा जाए तो संतोष गंगवार है। ये सारी चीजें आप रोज अगर वीडियो देख रहे हैं तो धीरे धीरे आपको रिकॉल होनी शुरू हो गई होंगी, आपको ये सारी चीजें याद होनी शुरू हो गई होंगी, आपने कितनी सारी चीजें याद कर ली हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? हर बार क्या होता है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाता है। पिछली बार भी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ श्रीलंका के खिलाड़ी और श्रीलंका का पुरुष खिलाड़ी और श्रीलंका की महिला खिलाड़ी चुनी गई थी। अब की बार अगर बात करें तो आईसीसी सितंबर के लिए जो चुना गया है वो किसको, यहां पर कमिंदु मेंडिस को जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर के लिए चुना गया है। दरअसल क्या किया है इन्होंने अपने 8 मैचों में प्रत्येक मैच में 50 रन का आंकड़ा पार किया है। प्रत्येक मैच में इन्होंने 50 से ज्यादा रन बनाए हैं और ये इस तरह का काम करने वाले जो है, इस तरह की उपलब्धि पाने वाले जो है ये क्या बने हैं, पहले जो है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बने हैं। साथ ही में ध्यान रखना है कि इंग्लैंड की जो टैमी ब्यूमोट है, टैमी ब्यूमोट को क्या है सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में इनको चुना गया है। तुम्हें पता ही होगा कि आईसीसी जो क्रिकेट का वुमेन का जो वर्ल्ड कप है उसका आयोजन दुबई में शारजाह में उसका आयोजन किया जा रहा है और ये आयोजन होना था बांग्लादेश में। बांग्लादेश सरकार ने कहा कि हमारे पास अभी इतनी क्षमता नहीं है कि हम इसको आयोजित करा सके, तो उसका आयोजन वहां किया जा रहा है। अगले परसों तक उसका जो है जजमेंट आ जाएगा, कौन सी टीम जीतेगी कौन सी हारेगी उसके बारे में तब डिस्कस कर लेंगे। अभी हम बात करते हैं आईसीसी, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट स्थापना 1909 में हुई थी और आईसीसी के जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या कितनी है, 108 है और आईसीसी के इस समय अध्यक्ष जो है वो कौन है, जय साहब। बीसीसीआई की अगर बात करें तो आपको पता होगा बीसीसीआई के जो सचिव है, आपको कई बार पूछा भी गया है, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम रोजर बिन्नी है। क्या नाम है उनका, उनका नाम रोजर बिन्नी है। आपको ये सारी चीजें कैसी लगी हैं, आप यहां तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर बताना कि किस तरीके से आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी हैं और साथ ही आप मुझे ये भी बताएं कि जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं उनमें से कितनी आपको मदद मिल रही है। रोज हम नई ऊर्जा के साथ आपके साथ आ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं जिससे आपको सारी चीजें अच्छी लगे। अगर आपको सारी चीजें अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए और आज के लिए इतना ही। फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ, जिसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे और जितना दिन दुनिया में क्या हुआ है, क्या घटना घटी है उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।